स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? लास्ट के लेक्चर में अपन ने देखा था कि हमारे इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर। ये 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए और हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं और इसी सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सिस्टम हमें क्या बताती है? वो सिस्टम हमें बताती है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, गुड्स की बात हो रही है तो सिर्फ प्रोडक्शन की बात हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो अपने आप कंजम्पशन की भी बात आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। भले ही डेफिनेशन में नहीं बोला है बट यहाँ पे कंजम्पशन कौन करेगा, किसका वो डिसीजन होगा, ये सारी चीज़ें भी बोली हुई रहेंगी इकोनॉमिक सिस्टम में। चलो, तो ये हो गया। अब इकोनॉमिक सिस्टम ये तो समझ में आ गया आपने को कि प्रोडक्शन की बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा, कंजम्पशन की भी बात करेगा। अब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये मेनली 3 तरीके की होती है। सबसे पहला हो गया कैपिटलिज्म, सेकंड सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरा क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 सिस्टम्स हैं। सबसे पहले हम इसके कैपिटलिज्म के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस लेक्चर में। कैपिटलिज्म को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है और लाइजेस फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए बन सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और लाइजेस फेयर इकोनॉमी, लाइजेस फेयर ये जो टर्म है ये एडम स्मिथ ने दी है, एडम स्मिथ, ठीक है। और इसका मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि इकोनॉमी के अफेयर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, इसका वो मतलब होता है। और इसको लाइजेस फेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है कैपिटलिज्म को, ठीक है। अब समझते हैं, ये जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है ना, ये बहुत सालों से चल रहा है। बट आज जो कैपिटलिज्म हम फॉलो करते हैं उसको जनरली मॉडर्न कैपिटलिज्म बोला जाता है। और मॉडर्न कैपिटलिज्म की नींव एडम स्मिथ ने रखी थी। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था 1776 में, इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और उसमें उन्होंने बात की थी जो कैपिटलिज्म है उसकी, मॉडर्न कैपिटलिज्म कैसे चलेगा, प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, कंजम्पशन कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, वेजेस कैसे बदलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कैसे बदलते हैं, इन सारी चीज़ों की बात उन्होंने अपने बुक में कही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और एमसीक्यू बन सकता है। द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म वॉज एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ। किसने दिया है? एडम स्मिथ ने, इन हिज बुक इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ईयर भी याद रखना है 1776। देखो ये ईयर वाली जो चीज़ें हैं वो रेयरली आ सकती है बट आएंगी तो अपने को याद रहना चाहिए। तो 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखा था, इसको जनरली वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो कैपिटलिज्म है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये कैसे चलती है ये अपन थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक इकोनॉमी है छोटी सी, उसमें राम नाम का एक व्यक्ति रहता है। राम बहुत अच्छा एजुकेशन किया है और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट का बंदा है वो, और वो अपनी फैक्ट्री ओपन करना चाहता है। उसको पापड़ बेचने हैं, ठीक है, पापड़ बेचने, उसकी खुद की चॉइस हो सकती है भाई, ठीक है। तो पापड़ बेचना चाहता है राम, तो इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो अपनी कंपनी ओपन करता है। और राम का जो एम रहता है वो बहुत सिंपल रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाना है। और जो भी राम पापड़ बेचता है वो मार्केट में बिकने के लिए आते हैं। जैसे ही राम देखता है कि मार्केट में उसके पापड़ जा रहे, साइड में दूसरे पर्सन का भी ट्रक मिलता है उसे। बट वो पर्सन है कौन? वो पर्सन है श्याम। श्याम भी ऐसे एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वाला व्यक्ति है, उसने भी अपनी खुद की कंपनी ओपन की है और उसको भी बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और उसको भी क्या बेचने हैं? उसको भी पापड़ बेचने हैं। खुद की चॉइस होती है, तो वो भी पापड़ बेचने यहाँ पे मार्केट में आता है। कहीं पे भी कुछ भी बेचना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा? मार्केट में। अब मार्केट में दोनों के पापड़ है और दोनों के पापड़ एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं कि कौन सा पापड़ ज़्यादा बिकेगा। हाँ, वो क्वांटिटीज़ के बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे या फिर प्राइस के बेसिस पे कॉम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो इन पापड़्स के बीच में जो कंपटीशन होता है इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, वो कंज्यूमर का चॉइस होता है और कंज्यूमर वो चॉइस हमेशा करता है।
अब ये जो पापड़ की प्राइजेस है, ये प्राइजेस हमेशा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। जितना ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा प्राइजेस, और जितना ज़्यादा सप्लाई उतनी कम प्राइजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपन 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हैं, बट अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है, तो उसमें डिटेल में अपन पढ़ेंगे। बट ये चीज़ समझ लेना, जितनी डिमांड ज़्यादा उतना प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा, और जितना सप्लाई ज़्यादा होता है उतना प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है। तो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइजेस यानी पापड़ की प्राइस डिसाइड होती है। अब यहाँ पे ये कौन है, ये कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर जब मार्केट में आता है उसके पास खुद का फ्रीडम होता है, किसका, फ्रीडम ऑफ चॉइस। वो जो भी चाहे, वो चाहे राम का पापड़ खरीदे या चाहे वो शाम का पापड़ खरीदे, उसकी खुद की चॉइस होती है कि वो जो चाहे वो पापड़ खरीद सकता है। उसके चॉइस के ऊपर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता। ठीक है। अब अगर किसी इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक सी बात है, अपने को गवर्नमेंट की बात करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट का रोल इस विलेज में, इस इकोनॉमी में बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है मार्केट में हमारा कोई भी काम नहीं, हम मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मार्केट जैसे चल रहे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, कंपटीशन के बेसिस पे, कंज्यूमर चॉइस के बेसिस पे, कंज्यूमर फ्रीडम के बेसिस पे वैसे के वैसे चलते रहेंगे। गवर्नमेंट का काम है बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और डिफेंस को मेंटेन करना। मतलब जो कंपलसरी फंक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं इकोनॉमी स्मूथली चलाने के लिए, बस वही चीज़ें करेंगे, उसके अलावा वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसी इकोनॉमी हमने देखी उसी को बोला जाता है कैपिटलिज्म। अब हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि राम जो खुद का बिजनेस बनाता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके नाम पे होती है। जाहिर सी बात है, राम ने बिजनेस खड़ा किया तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, राम ने। ये जो शाम ने बिजनेस ओपन किया है ये शाम की प्रॉपर्टी कहलाई जाएंगी। ठीक है। तो जो बना रहा है उसके नाम पे प्रॉपर्टी रह रही है। तो इसमें बहुत सारी जो स्टोरी है उसमें अपन ने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ी है, तो वो अपन समझते हैं थ्योरी के बेसिस पे। सबसे पहला, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी क्या, कि तुम जो बनाओगी वो तुम्हारा बोला जाएगा। ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, मशीनरी, माइंस, फैक्ट्रीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो बनाएगा उसका बोला जाएगा। मतलब अब तुम बोलोगे कि सर लैंड वगैरह तो कोई बनाता नहीं, वो पहले से होता है, बट ओनरशिप तो होती है ना। जो ओनरशिप रहती है वो किसी ना किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की रहेंगी। अब प्राइवेट इंडिविजुअल में कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आ सकता है या फिर कोई कंपनी भी आ सकती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। और गवर्नमेंट इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में दखलंदाजी नहीं करेगा। गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगा कि ये अपने बॉर्डर में आता है तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी जो पर्सन बनाएगा उसके नाम पे रहेंगी, और जो पर्सन ज़्यादा मेहनत करेगा उसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी। सिंपल सी बात। ठीक है। नेक्स्ट, ओनर्स कैन यूज और ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टीज एज पर देयर विल, नो वन विल हैव राइट टू क्वेश्चन देयर चॉइसेस। ओनर मतलब यहाँ पे इस केस में अपने स्टोरी में श्याम और राम जैसे चाहे अपने प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते। राम को लगा कि नहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस बंद कर देना है, तो वो बिजनेस बंद कर देगा। कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी आके ये नहीं बोलेगा राम को कि नहीं राम तू बिजनेस बंद नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। राम की प्रॉपर्टी है, राम जो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है। हाँ, हाउएवर देयर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस टू सच राइट। इस राइट को भी थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है। कौन से रेस्ट्रिक्शन? दिस रेस्ट्रिक्शन विल बी फॉर सोशल बेनिफिट्स। थोड़े से रेस्ट्रिक्शन रहेंगे और वो सोसाइटी के भले के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के फ्रीडम तुम छीन रहे हो, नहीं, ये सोसाइटी के भले के लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे। कैसा रेस्ट्रिक्शन हो सकता है? जोनिंग लॉज, एनवायरमेंटल कंट्रोल, टैक्सेशन, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुछ एरिया होता है उसे ग्रीन जोन बोला जाता है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। वहाँ पे आपको खेती करनी पड़ती है, या जहाँ पे जिस म्यूनसिपालिटी के अंडर आप आते हैं वहाँ आपको टैक्सेशन देना पड़ता है। तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं चाहे कुछ भी बनाऊँ। कल तुम बोलोगे कि मुझे वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट डालना है, कल बोलोगे कि मुझे गन की फैक्ट्री डालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, तुम बाकी का कुछ करते थे जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होता था, सोसाइटी को नुकसान होने के चांसेस नहीं थे, तो तुम कर सकते थे। बट कुछ केसेस जो होते हैं उसमें सोसाइटी को नुकसान होने के चांसेस होते हैं, उस समय पे आपको ये राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, और ये रेस्ट्रिक्शन बहुत ही माइनर रहता है।
मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत सारा फ्रीडम मिल सकता है। आप जो चाहो वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप उसको जो पेमेंट है वो सामने वाले को दे दोगे। तो ये हो गया राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कैपिटलिज्म में हमेशा क्या होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। मतलब तुम जो मेहनत से बनाओगे वो तुम्हारे नाम पे रहेगा, वो गवर्नमेंट के नाम पे नहीं रहेगा या किसी और में बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो तुमने बहुत मेहनत कर दी और बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दी और गवर्नमेंट ने कहा कि ये फैक्ट्री क्या कर दो, हमारे नाम पे कर दो, तो ऐसा कभी कैपिटलिज्म में नहीं होगा। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। अब जो भी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो प्रोडक्शन के काम में आती है, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी हो गई जो अपन ने देखा, माइंस हो गई। तो उसमें जो भी बिजनेस तुम करना चाहो वो बिजनेस तुम कर सकते हो। इसी को बोला जाता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जो भी बिजनेस मुझे जो लगा वो मैं बिजनेस करूँगा। डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी विल बी टेकन बाय रिसोर्स ओनर्स एंड इंडिविजुअल्स। मतलब जो ओनर्स है वही डिसीजन लेंगे बिजनेस करने का, विथ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी रहते हैं। कौन से रेस्ट्रिक्शंस? कि जैसे बोला कि तुम कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो कंट्री के लिए एक थ्रेट हो जाएगा। एनीवन कैन एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये छोड़ के तुम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हो। व्हाट डिसीजंस? अब ये जो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है उसमें तुम्हें बहुत सारे डिसीजन लेने का फ्रीडम होता है। अब कौन सा डिसीजन? ठीक है, सबसे पहला बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन, तुम जो चाहो वो बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो। सेकंड, ऑपरेटिंग डिसीजन, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है वो पूरा तुम डिसाइड कर सकते हो। तुम्हें मार्केटिंग करनी है तो कैसे करनी है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, फैक्ट्री कहाँ पे ओपन करनी है, ये सारा डिसीजन तुम ले सकते हो। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी बड़ा बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कि कोई नई फैक्ट्री डाल दी, किसी बिजनेस को एक्वायर कर दिया, किसी बिजनेस के साथ मर्ज कर दिया, कोई एक आधी ब्रांच ओपन कर दी, तो ये सारा जो डिसीजन होते हैं उसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी तुम्हें यानी रिसोर्स ओनर को लेने का हक होता है। ठीक है, किस में होता है ये? कैपिटलिज्म में। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। इकोनॉमिक चॉइस मतलब इकोनॉमिक चॉइस। अब इकोनॉमिक चॉइस क्या होती है? पहले तो प्रोडक्शन की चॉइस हो सकती है, या फिर हो सकती है कंजम्पशन, या फिर हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हो सकती है एक्सचेंज की चॉइस। तो ये चार तरीके के चॉइस होते हैं, जनरली इकोनॉमिक चॉइसेस होती है। तो ये इकोनॉमिक चॉइस चारों की चारों तुम्हें लेने का फ्रीडम रहेगा, किसमें? कैपिटलिज्म में। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है काम करने का, जैसे मैं सैलरी अर्न करना चाहता हूँ तो सैलरी अर्न करूँगा, ठीक है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो प्रॉफिट कमाऊँगा, वगैरह वगैरह। और एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी किसी के साथ कोई चीज़ ट्रांजैक्शन करना, उसी को बोला जाता है जनरली एक्सचेंज। पहले बार्टर भी एक्सचेंज है, या फिर कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो भी क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। फ्रीडम टू मेक सच चॉइसेस आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा जो सारी चॉइसेस होती है 1 2 3 4, इस सारी का फ्रीडम किस में मिलेगा तुम्हें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मिलेगा। तुम जो चाहे वो कंज्यूम कर सकते हो, जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हो, और जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होना है वो ट्रांजेक्शन में तुम इन्वॉल्व हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिज्म में एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने जो कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एडम स्मिथ ने कहा कि देखो, अगर तुम सब लोग, इकोनॉमी के सब जो पार्टिसिपेंट होते हैं, सब लोग अगर अपने बारे में सोचे, कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, सभी सेल्फिशली अगर अपने बारे में सोच रहे, तो इकोनॉमी अपने आप वर्क करेगी। उन्होंने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट बोला था। उन्होंने बोला था कि देखो, अगर इकोनॉमी में सब लोग सेल्फिशली सोचते हैं, सब लोग अपनी खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है, तो जो इनविजिबल हैंड है वो इकोनॉमी को सही डायरेक्शन दिखाएगा। तो यही बोला था कि प्रॉफिट मोटिव रखना है। क्या मोटिव रखना है? प्रॉफिट मोटिव। मतलब दूसरे के फायदे का मोटिव या चैरिटेबल मोटिव रखना है क्या? नहीं, सेल्फिशली प्रॉफिट मोटिव रखना है अपने को। प्रॉफिट मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्रॉफिट मोटिव इज व्हाट? ड्राइविंग फोर्स। MCQ याद रखना, प्रॉफिट मोटिव इज अ ड्राइविंग फोर्स।
हाई प्रॉफिट मोटिव्स मेक्स कंपनी टू हाईली इफिशिएंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट। अब प्रॉफिट मोटिव रखना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? कॉस्ट को कम करके। तो कॉस्ट कम करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे वर्कर्स को सब सही से काम करेंगे, तुम बोलोगे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम ला रहे हैं या रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो एकदम सही से यूज़ होने चाहिए। तो तुम क्या करोगे? बेसिकली वेस्टेज कम करोगे, और वेस्टेज कम करोगे तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे कम रिसोर्सेज में, तो अपना फ़ायदा हो जाएगा। पहला फ़ायदा हो गया प्रॉफिट मोटिव से। दूसरा फ़ायदा, इट प्रमोट्स इनोवेशन टू गेट अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। और राम शाम में अभी कंपटीशन चल रहा था। राम ने बोला कि मुझे शाम से आगे जाना है, तो मैं क्या करूँगा? एक नई मशीन लाऊंगा, बहुत एकदम बेहतर मशीन लाऊंगा जिससे जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो एकदम 2 गुना फास्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपटीशन की वजह से या प्रॉफिट मोटिव की वजह से, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से इनोवेशन हुआ इकोनॉमी में। और तीसरा, इट मेक्स पीपल इन एन इकोनॉमी टू वर्क हार्ड। सबको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो सब लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, सब लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इकोनॉमी में अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो प्रॉफिट मोटिव रखने से अपने को लगता है कि सेल्फिशली एक्ट कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है, अपने को सबका सोचना चाहिए। तो एडम स्मिथ ने कहा था सबका सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर खुद का सोच पा रहे हो और खुद के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस मैनेज कर पा रहे हो तो अपने आप इकोनॉमी में क्या हो जाएंगी? बढ़त हो जाएंगी, अपने आप ग्रोथ हो जाएंगी। तो प्रॉफिट मोटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंज्यूमर सोवर्निटी यानी कंज्यूमर का पावर। कंज्यूमर इज अ किंग। इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या रहता? किंग रहता। कंज्यूमर डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। कंज्यूमर डिसाइड करता है क्या होने वाला है। सर कैसे कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा? कंज्यूमर तो कंज्यूम करने का काम कर रहा है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन काय का होगा ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता होगा? नहीं, बट कंज्यूमर करता है। देखते कैसे। सबसे पहला, इन कैपिटलिज्म कंज्यूमर हैज़ राइट टू मेक चॉइस ऑफ कंजम्पशन। ये अपन ने देखा था, कंज्यूमर के पास फ्रीडम रहता है किसका? चॉइस करने का कि उसे कौन से गुड्स कंज्यूम करने। ठीक है, अब इस चॉइस से एक चीज़ होती है, जिस प्रोडक्ट की चॉइस वो करता है उस प्रोडक्ट का डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। उस प्रोडक्ट का क्या बढ़ जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस चॉइसेस इनडायरेक्टली क्रिएट डिमांड्स इन एन मार्केट। चॉइस से बढ़ा डिमांड। अब डिमांड बढ़ेगा तो उस गुड्स की प्राइस भी बढ़ेंगी। बराबर है कि मान लो कार की डिमांड बहुत बढ़ गई, मारुति 800 की डिमांड बढ़ गई, तो मारुति 800 की प्राइस बढ़ जाएंगी। अब प्राइस बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? जो पर्सन वो कार बनाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोज हु फुलफिल द डिमांड विल मेक मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट। वो जिस डिमांड को फुलफिल करेगा, उस डिमांड को जो भी पर्सन जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको फुलफिल करेगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए, बल्कि मैं कहूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वही चीज़ बनाते हैं जो कंज्यूमर चूज़ करता है। जो कंज्यूमर चूज़ करेगा वही चीज़ बनाया जाएगा। दस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट प्रोड्यूसर चूज व्हाट कंज्यूमर डिमांड फॉर एंड व्हाट कंज्यूमर चूज टू कंज्यूम। जो कंज्यूमर कंज्यूम करने का सोचता है प्रोड्यूसर वही बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब प्रोडक्ट की डिमांड होगी। प्रोडक्ट की डिमांड कब होगी? जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को चूज़ करेगा। तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर जो चूज़ करता है वही इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है। बट कौन सी इकोनॉमी में? याद रखना है हर बार, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, कंज्यूमर नॉट ओनली डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस बट ऑल्सो डिसाइड व्हाट क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस। वो सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि कितने गुड्स एंड सर्विस बनने, कौन से तरीके के गुड्स एंड सर्विस बनने वाले, वो ये भी डिसाइड करता है कि कितने क्वांटिटी में बनेगी। मतलब जितनी डिमांड ज़्यादा उतनी ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स विल बी मोर। क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है प्रोड्यूसर वही ज़्यादा बनाता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डिमांड कंज्यूमर करेगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। कंज्यूमर की डिमांड अगर छोटी सी है तो गुड्स भी कम क्वांटिटी में बनेंगे। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो गुड्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट विल बी फ्री। मार्केट में कंपटीशन कैसे रहेगा? फ्री रहेगा। कोई भी चीटिंग नहीं रहेगी। गवर्नमेंट किसी को हेल्प नहीं करेगा। गवर्नमेंट किसी प्रोड्यूसर को पीछे नहीं खींचेगा। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि प्राइजेस क्या होने वाले। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि शॉप कौन सा ओपन करने वाला है। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हें कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। सभी कुछ अपने आप प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो जो कॉम्पिटिशन होंगी वो होंगी एकदम फ्री। ठीक है, दिस फ्री कॉम्पिटिशन मेक्स फॉर्म मोर इफिशियंट. This saves resources and helps consumer to get
गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस। दो चीज़ों का फायदा हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहला फायदा कंज्यूमर को हो रहा है कि उसको कम दाम में गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के कंपटीशन के चक्कर में प्राइस कम होती जा रही है। शाम ने बोला 100 का बेचूंगा तो राम बोलता है 90 का बेचूंगा, वापस शाम बोलता है कि मैं 80 का ही बेचूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों के इसमें कंज्यूमर का फायदा हो रहा है। पहले तो कंज्यूमर का फायदा हो गया, उसको कम दामों में कोई गुड्स एंड सर्विस मिल गए। नेक्स्ट फायदा होता है इकोनॉमी को एज अ होल, क्योंकि जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और वेस्टेज कम करते हो तो तुम्हारे जो प्रीशियस रिसोर्सेस है वो प्रीशियस रिसोर्स बच जाते हैं और वो तुम फ्यूचर कोई और प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी वजह से कंपटीशन में रिसोर्स की इफिशियंसी बढ़ जाती है और कंपटीशन में प्राइस कम हो जाती है। दोनों का भी भला हो जाता है कंपटीशन में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। एडम स्मिथ ने क्लियरली बोल दिया गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम मार्केट को हैंडल करना नहीं है, मार्केट अपने आप चलेंगी। तो गवर्नमेंट को कभी भी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मतलब बिल्कुल प्राइजेस सेट नहीं करेंगी गवर्नमेंट। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, हाँ, अगर मार्केट को फ्रॉडुलेंट तरीके से मतलब फ्रॉड्स हो रहे, किसी को ठगा जा रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। बट वो क्या कर रही है, मार्केट में प्राइस डिसाइड नहीं कर रही है। मार्केट के जो इकोनॉमिक चॉइसेस होते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, वो इकोनॉमिक चॉइसेस गवर्नमेंट नहीं लेंगी, वो इंडिविजुअल्स लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट, देयर विल बी नो प्लानिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट ये प्लान करके नहीं बैठेगी कि इस इकोनॉमी में इस साल 2000 पेन्स बनेंगे, 3000 रजिस्टर बनेंगे, 2000 कैमरा बनेंगे, 2000 माइक बनेंगे। ऐसा गवर्नमेंट कभी भी डिसाइड नहीं करेंगी। तो प्रोडक्शन का जो चीज़ है वो कभी भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेंगी, वो डिसाइड करेंगी राम और श्याम जैसे लोग, इंडिविजुअल लोग। गवर्नमेंट विल नॉट सेट मार्केट प्राइजेस। अब प्रोडक्शन का डिसाइड नहीं करेगी, प्लस मार्केट की जो प्राइजेस है वो भी डिसाइड नहीं करेगी। वो कैसे डिसाइड होंगी सर? फिर वो डिसाइड होंगी डिमांड और सप्लाई की वजह से। याद होगा ऊपर का एग्जांपल, डिमांड और सप्लाई की वजह से। इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये लिखा। चलो अपन देखते हैं अपनी स्टोरी में फिर लिंकेज। सबसे पहले पेन का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो हुआ वो क्या हुआ, फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन एक कैरेक्टरिस्टिक अपन ने स्टोरी में देखी। राम की प्रॉपर्टी राम की रहेंगी, यानी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, अब श्याम और राम खुद का क्या बिजनेस कर रहा है वो डिसाइड कर रहे हैं अपने आप, किसी से इन्फ्लुएंस में नहीं डिसाइड करे, किसी के प्रेशर में नहीं डिसाइड करे। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फिर कंज्यूमर को फ्रीडम है, जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकता है। तो फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइसेस। और लास्ट में गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, यानी नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इस स्टोरी में देखो अपन ने सारे कैरेक्टरिस्टिक कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपटीशन का हो गया। कंज्यूमर सॉवर्निटी वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी में अपने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो ये स्टोरी को याद रखना, इस स्टोरी को याद रखोगे तो पॉइंट्स अपने आप तुम्हारे कवर हो जाएंगे। सर हेडर्स याद करने हैं क्या? बिल्कुल हेडर्स याद करने नहीं है, हेडर्स बहुत सारे हैं, बुक इतना बड़ा है तो तुम सारे हेडर्स कैसे लर्न कर सकते हो? तो सारे हेडर्स लर्न करोगे रट्टा मारने में टाइम पास हो जाएगा। तो एक काम करना, तुम कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना।
जितने ज़्यादा कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हें अभी अगर बोलने को बोला कि कैपिटलिज्म पे बोलो तो तुम्हें 4-5 मिनट बोलते आना चाहिए, बस यही इनफ है पेपर क्रैक करने के लिए, 70 से 80 मार्क्स लाने के लिए, या 80 के अबव भी आ सकते हैं। बट कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना, अगर तुम रट्टा मारने पे ध्यान दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे अपन नॉर्मल 11th-12th स्टैंडर्ड में हेडर्स लर्न करते हैं और हेडर्स लिखते हैं, फिर नीचे का कंटेंट अपने को याद रहता है, तो यहाँ पे MCQ वाला पेपर है, तो क्यों हेडर्स लर्न करने, हेडर्स बहुत सारे हैं तो लर्न नहीं करने, ठीक है। तो ये हो गया अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म कि कैपिटलिज्म कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके डिफरेंशियल पॉइंट्स क्या है। अब देखेंगे हाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हर इकोनॉमी में, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, ये दोनों अपन ने पढ़े नहीं है, आगे पढ़ने वाले, बट हर इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेम रहते हैं। कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर फ्यूचर। ये जो प्रॉब्लम्स है वो सेम रहते हैं, बट हर एक का सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो कैपिटलिज्म ऐसे कैसे सॉल्व करता है ये अपन देखेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। एंटरप्रेन्योर एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विच ड्राइव्स देम टू प्रोड्यूस गुड्स दैट कंज्यूमर वांट। व्हाट टू प्रोड्यूस का एग्जांपल या कैरेक्टरिस्टिक्स में ही अपन ने देख लिया था। सिंपली एकदम सिंपल है कि जो कस्टमर बोलेगा वो हम प्रोड्यूस करेंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये पॉइंट कि जो कस्टमर बोलेगा वो हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कंज्यूमर जो भी वांट करेगा, कंज्यूमर की जो भी वांट है, कंज्यूमर की जो भी चॉइस है, वो चॉइस ही हमारा बेस बनेगा व्हाट टू प्रोड्यूस के आंसर के लिए, ठीक है। इफ़ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज कार इंक्रीजेस, प्राइस राइज लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब कि मैंने चॉइस की तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, और प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ा फर्म्स का, ठीक है। और प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ा, इसी वजह से हम वही बनाएंगे जो प्रॉफिट हमें ज़्यादा देता है, तो हम वही प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, हम उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्वर्सली इफ डिमांड फॉर अनदर प्रोडक्ट लाइक क्लॉथ falls, price drop, reducing profits and resulting in decreased production of that product। कि किसी चीज़ को तुमने चूज़ नहीं किया, तुमने क्लोथिंग को चूज़ नहीं किया, तो उसकी डिमांड कम हो जाएंगी तो प्राइस कम हो जाएगा तो सामने वाले का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। अल्टीमेटली कंज्यूमर इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ प्रोड्यूस बाय स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रीफर। उनके पास एक पावर होता है पैसे का, वो स्पेंड करते हैं तो सामने वाले को प्रॉफिट होता है, तो वही पावर वो जिस जगह पे यूज़ करेंगे वही चीज़ प्रोड्यूस होंगी। यही सिंपल सी बात है कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो वे कैसे दिखाते हैं अपनी पावर? जो परचेस करते हैं वो परचेस ही उनकी क्या होती है, पावर होती है। सेकंड क्वेश्चन, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना है। अपन ने देखा था 2 टेक्निक होती है प्रोडक्शन की, कौन सी होती है? कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। ठीक है, ये 2 टेक्निक होती है और इसमें अपने को डिसाइड करना है। एंटरप्रेन्योर्स चूज प्रोडक्शन मेथड बेस्ड ऑन कॉस्ट इफिशिएंसी। यहाँ पे भी आंसर बहुत सिंपल है, जो प्रोडक्शन मेथड में कॉस्ट कम होगा वही प्रोडक्शन मेथड अपन चूज करेंगे। इफ लेबर इज चीपर, लेबर इंटेंसिव मेथड इज प्रीफर्ड। इफ कैपिटल इज चीपर, कैपिटल इंटेंसिव मेथड इज प्रीफर्ड। जो सस्ता है वही हम चूज करेंगे, ये बात अपन ने पहले भी की थी। द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स डिटरमाइन द चूजन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से जिसका प्राइस सस्ता है। अब लैंड की तो बात नहीं होती प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंटरप्रेन्योर की भी बात नहीं होती क्योंकि वो दोनों नेसेसरी होते हैं बेसिकली। बट कैपिटल और लेबर में कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो जो सस्ता होता है वो हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो लेबर अगर सस्ता है तो लेबर का हम यूज़ ज़्यादा करेंगे, और कैपिटल अगर सस्ता है तो कैपिटल का यूज़ हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये, याद रखना। डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किन के लिए प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे भी आंसर बहुत क्लियर है। जो हमें ज़्यादा पैसा देंगे उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे, और क्या बात है, बहुत सिंपल बात। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर दोज विद बाइंग कैपेसिटी, जिनके पास खरीदने की ताकत है।
बोल सकते हैं खरीदने की औकात है, विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। अब वो खरीदने की ताकत कहाँ से आती है, उनके इनकम से आती है। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, जिन लोगों के पास ज़्यादा इनकम है, उन लोगों के पास ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी आ जाएंगी, और जिन लोगों के पास ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी है वही तो हमें प्रॉफिट दे पाएंगे, इसी वजह से उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे। इंडिविजुअल्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम देयर वर्क, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टी डिटरमाइन देयर परचेसिंग पावर। उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास कितना इनकम है, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती है कि उनके पास कितनी परचेसिंग पावर है। हायर इनकम लीड्स टू ग्रेटर बाइंग कैपेसिटी एंड डिमांड। उनकी अगर लेवल ऑफ इनकम हाई है तो उनकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएंगी, और उनकी बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड प्रोड्यूस कर पाएंगे इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कंज्यूमर डिसाइड ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। अपन ने देखा था कि 100 अगर गुड्स हम बनाते हैं तो 100 के 100 गुड्स ऐसे नहीं बना सकते कि जो हम आज के आज कंज्यूम कर ले। हमें कुछ पोर्शन ऑफ गुड्स ऐसे बनाने हैं जो फ्यूचर के लिए यूज़ हो या फ्यूचर के सेविंग के लिए मदद करे, और कुछ ऐसे गुड्स बनाने जो हम आज कंज्यूम कर सके। मतलब हमें कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं और हमें कैपिटल गुड्स भी बनाने। अब अगर तुम कैपिटल गुड्स में पैसा लगाते हो तो उसे जनरली सेविंग या इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। कंज्यूमर डिसाइड ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग इन्फ्लुएंस बाय इनकम लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझना। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा इनकम है तो तुम ज़्यादा कंजम्पशन कर पाओगे, प्लस तुम ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो तुम्हारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे इनकम लेवल पे। तो समझ लेना कि अगर मेरा इनकम 10 लाख का है तो क्या मैं 15 लाख का सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मेरे इनकम लेवल पे मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, पहली बात। और दूसरा, मेरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे। मान लो कि अगर कोई बंदा आता है कि वो बोलता है कि तू 10 लाख कमा रहा है प्रणव, तो एक काम कर, तू 2 लाख की एफडी ले ले। मैं बोलूँगा ठीक है, क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है? वो बोल रहा है कि 5% इंटरेस्ट रेट। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, 2 लाख 5% इंटरेस्ट रेट पे मैं एफडी बना लेता हूँ। बट किसी ने आके बोला मैं 25% इंटरेस्ट रेट दूंगा एफडी बनाने की, कोई बैंक आके बोल रही है बाय द वे, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ यार 2 लाख नहीं, मैं तो क्या 6 लाख 7 लाख इन्वेस्ट करूँगा। मुझे जो कार लेनी थी वो मैं अगले साल ले लूँगा, या मुझे कोई घर की कुछ रिनोवेशन वगैरह करना था, जो भी मुझे करना था कंजम्पशन, वो मैं पोस्टपोन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, बट हर तरीके की इन्वेस्टमेंट में अपने को इंटरेस्ट रेट्स नहीं मिलते। जैसे तुमने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्या तुम्हें वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं? वहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इंटरेस्ट रेट की बात ही नहीं आती। तो उस केस में क्या समझते? हायर इनकम एंड इंटरेस्ट रेट जनरली लीड टू हायर सेविंग, ये अपन पढ़ चुके। एंटरप्रेन्योर डिसाइड ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भले ही इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बट क्या दूसरे तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलता है, हाँ उसमें वो मिलता है। ग्रेटर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट इन मोर इन्वेस्टमेंट। उस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट है उसका एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा है तो तुम क्या करोगे? ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्फ्लुएंस दिस इकोनॉमिक डिसीजन। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों का ROI बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ROI ही डिसाइड करेगा कि तुम कितना सेव करने वाले हो और कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, और जो कुछ भी रह जाएगा वो क्या करोगे? तुम कंज्यूम करोगे। बेसिकली उल्टा होता है, पहले हम कंजम्पशन की डिसीजन लेते और फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेते। बट जनरली जो लोग ज़्यादा रिच है या जिनको फाइनेंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो उल्टा सजेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग के डिसीजन लेने चाहिए, और फिर जो बाकी रह जाता है, वॉरेन बफेट भी यही बात करते हैं, जो बाकी रह जाता है वो कंजम्पशन करना चाहिए। तो पहले डिसीजन क्या आएगा? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल से 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स हमारे 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। 4 वर्ड्स थोड़े ज़्यादा आएंगे। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट कंज्यूमर चूज, जो कंज्यूमर चूज करेगा वही हम प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, कॉस्ट इफिशिएंसीज के बेसिस पे, जिसकी कॉस्ट इफिशिएंट रहेगी, जिसकी कॉस्ट लो रहेंगी, वही हम मेथड यूज़ करेंगे। तीसरा, डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इनकम लेवल, डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इनकम लेवल एंड प्रॉपर्टीज
एंड कैपिटल दे हैव, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल, जिसके पास ज़्यादा परचेसिंग पावर, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है किसके बेसिस पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे या रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारे अपने पॉइंट थे। इन समरी, समरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है इस पे। इन समरी प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड करना, और मार्केट मैकेनिज्म यानी फ्री कंपटीशन होना। इन समरी प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट मैकेनिज्म इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू एलोकेट रिसोर्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर उन 4 वर्ड को और डिटेल में अगर पढ़ेंगे ना अपन, तो यही कंक्लूजन निकलेगा कि प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म से ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही हमें बता रहा है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या कंज्यूम करना चाहिए। अब ये हो गया हमारा कैपिटलिज्म के हाउ कैपिटलिज्म सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल में लिखा है, मॉड्यूल के हिसाब से ये मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म अगर पूछा तो तुम क्या बोलोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, जिस पे कैपिटलिज्म खड़ा है, वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। ड्राइविंग फोर्स अगर बोला तो क्या बोला, प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमी को आगे क्या ढकल रहा है, कौन सी चीज़ इकोनॉमी को या कैपिटलिज्म को आगे ढकल रही है, वो है प्रॉफिट मोटिव। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर पूछा तो क्या बोलना, कंपटीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ये जो मैंने लिखा है ये है बेस्ड ऑन ICAI मॉड्यूल, ये ICAI के मॉड्यूल के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ड्राइविंग फोर्स, प्रॉफिट मोटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज कंपटीशन। तो ये हो गया अपना कैपिटलिज्म का। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, और उसके बाद देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।